उसका नाम मार्टिन स्लोन था और उसकी उम्र 36 साल थी। जब उसने ड्रेसर के आईने में अपना अक्स देखा तो उसे फिर वही पुराना आश्चर्य हुआ कि यह लंबा आकर्षक आदमी जो उसे घूर रहा था वह वही है। और उससे भी बड़ा आश्चर्य यह था कि यह छवि असल में उसके असली अस्तित्व से कोई मेल नहीं खाती थी। मार्टिन स्लोन सामने था, आईने में, 6 फुट 2 इंच लंबा, पतला, धूप में तपकर सांवला पड़ा चेहरा, सीधी नाक और मजबूत ठोड़ी। वह न्यूयॉर्क सिटी की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती विज्ञापन एजेंसी में मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी, अच्छी आमदनी थी और सेंट्रल पार्क वेस्ट में एक बड़ा अपार्टमेंट था। सब कुछ सुनने में तो बिल्कुल सही लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था। कम से कम मार्टिन स्लोन के लिए तो नहीं। उसमें कुछ था जो अधूरा था और वह नहीं जानता था कि वह क्या है। यह ऐसा था जैसे कोई धुंध में चल रहा हो और आगे का रास्ता न देख पा रहा हो। यह नहीं जान पा रहा हो कि रास्ता कहाँ जा रहा है। या जैसे आईने में किसी अनजान चेहरे को देखना, किसी ऐसे चेहरे को जिसे आप जानना नहीं चाहते हो। मार्टिन स्लोन की जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी कि जहां वह पहुंचना नहीं चाहता था। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसे यह तक नहीं पता था कि वह वहां पहुंचा कैसे। इन्हीं थकाऊ और अंतहीन काम के दिनों में यह सब हुआ। बाहर बर्फ गिर रही थी, हल्की सूखी बर्फ जो शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से राख की तरह फुसफुसाती हुई नीचे गिर रही थी। दफ्तर शांत था, सिर्फ हीटर की धीमी भनभनाहट और पेंसिलों पेनों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। मार्टिन स्लोन अपनी मेज पर बैठा था, कागजों के एक फाइल को घुरते हुए, हाथ में पेंसिल थामे, लेकिन एकदम स्थिर। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसकी टाई ढीली थी और शर्ट का कॉलर खुला हुआ था। उसकी जैकेट कुर्सी की पीठ पर टंगी हुई थी। वह थका हुआ लग रहा था। थका हुआ ही नहीं, जैसे पूरी तरह चूर चूर हो गया हो, ऐसा लग रहा था। उसे इंटरकॉम की घंटी सुनाई दी और एक आवाज आई, मिस्टर मिसरेल आपको बुला रहे हैं, तुरंत। मार्टिन स्लोन ने गहरी सांस ली, खुद को कुर्सी से उठाया और अपने बॉस के ऑफिस की ओर बढ़ गया। मिसरेल ने औपचारिकताओं में समय नहीं गंवाया। हमने हेस्टिंग्स का खाता खो दिया है। उन्होंने वो मैकेनी एंड स्ट्रॉस को दे दिया। जानते हो इसका मतलब क्या है? मार्टिन ने सिर हिलाया। हाँ, मतलब ये कि मैं अपनी ड्यूटी पर सो रहा था। मिसरेल ने गुस्से से उसकी ओर देखा। इसका मतलब है कि हम अपनी बढ़त खो रहे हैं स्लोन। इसका मतलब है कि लोग हमें पकड़ रहे हैं, शायद हमें पछाड़ भी रहे हैं। मार्टिन चुपचाप बैठा रहा, जैसे ये शब्द घुसे बनकर उस पर बरस रहे हो। मिसरेल की आवाज तेज हो गई। ये धक्का मुक्की का धंधा है स्लोन। यहाँ जोर चाहिए, जुनून चाहिए, चाहत चाहिए। शायद तुम में वो जोर नहीं है। शायद तुम्हें वो सब कुछ उतनी शिद्दत से चाहिए ही नहीं। मार्टिन धीरे धीरे खड़ा हो गया। शायद नहीं चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा और बाहर निकल गया। उसी रात वह घर लौटते समय ट्रेन में बैठे हुए मार्टिन स्लोन खिड़की से बाहर गिरती हुई बर्फ को देख रहा था। ट्रेन धीरे धीरे उपनगरों में से गुजर रही थी, रोशन घरों और अंधेरे पेड़ों के बीच से। डिब्बे के अंदर कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे या ऊँघ रहे थे। सब कुछ शांत था। मार्टिन का सिर पीछे सीट से टिक गया, उसकी आंखें बंद हो गई। ट्रेन की लय उसे थपकियां दे रही थी और वह सो गया। जब वह जागा, ट्रेन बहुत धीमी गति से घने हिमपात के बीच से गुजर रही थी। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और एक बोर्ड उसकी निगाहों के सामने से गुजरा, बिलोबी। मार्टिन सीधा बैठ गया और चारों ओर देखने लगा। यह स्टेशन उसकी रोज की यात्रा का हिस्सा तो नहीं था। स्टेशन पुरानी शैली का था, लकड़ी का प्लेटफॉर्म और एक प्रतीक्षालय जिसमें एक गोल तंदूर जैसा स्टोव रखा हुआ है। एक आदमी जिसने भूसे की टोपी
और जैकेट पहन रखी थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और एक छोटा सा लड़का निकर पहनकर बर्फ से ढकी सड़क पर एक घेरा घुमा रहा था और कहीं पास में ही एक बैंड भी बज रहा था। मार्टिन खिड़की की ओर झुक गया। एक टिकट चेकर डिब्बे में आगे बढ़ रहा था। मार्टिन ने उसे रोक लिया। ये कौन सा स्टेशन है? कंडक्टर ने उसे थोड़ी हैरानी से देखा। विलोबी सर, विलोबी। जुलाई का महीना है, गर्मी का मौसम, 19वीं सदी का समय। एक ऐसा समय जहां आदमी धीमी चाल से चल सकता है और पूरी तरह से जी सकता है। मार्टिन ने पलकों को झपकाया। तुमने कहा जुलाई, गर्मी, 19वीं सदी? कंडक्टर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। मार्टिन फिर खिड़की की ओर मुड़ा। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ रही थी। लोग, संगीत, वो शांत सड़क, सब कुछ पीछे छूट चुका था। फिर से बर्फ गिर रही थी और ट्रेन सर्द रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। घर पर उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। वह लंबी थी, सुनहरे बालों वाली थी और देखने में किसी मॉडल जैसी लगती थी, जब तक कि वह बोल न पड़े। तुम फिर लेट हो, उसने कहा। तुम हमेशा देर से आते हो। मैं हर रात यहाँ बैठती हूँ और इंतजार करती हूँ। बोलो, करती हूँ कि नहीं? मार्टिन ने कहा, माफ करना डार्लिंग, मैं बहुत थका हुआ था और ट्रेन में ही सो गया। उसने गुस्से से उसे घूरा। तुम हमेशा थके रहते हो, हमेशा थके और हमेशा देर से। क्यों नहीं ऑफिस में ही रह जाते और वहीं सो जाते? मार्टिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना कोट उतारा और बेडरूम में चला गया। वह बिस्तर पर बैठ गया और अपना सिर हाथों में थाम लिया। उसकी पत्नी की आवाज़ पीछे से आई। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ मार्टिन, मैं किसी नाकाम आदमी की पत्नी बनकर नहीं रह सकती। या तो तुम में कुछ महत्वाकांक्षाएं आए या फिर तुम यह घर छोड़ दो। अगला दिन और भी बुरा था। सब कुछ गलत हो रहा था। मार्टिन का ब्रीफकेस कीचड़ में गिर गया। उसने अपनी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा दी। एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट छूट गई और वह एक अहम फ़ोन कॉल करना भूल गया। मिचेल ने फिर से उसे खरी खोटी सुनाई। 5 बजे मार्टिन लड़खड़ाते हुए ऑफिस से निकला और ट्रेन की ओर चल पड़ा। वह अकेला बैठा था, ठंड से बचने के लिए कोट का कॉलर ऊपर किए हुए। सोचने तक की भी ताकत नहीं बची थी। वह पीछे सिर टिकाकर आंखें मूंद बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे हिल रही थी और थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। ट्रेन धीमी हो रही थी। वही बोर्ड फिर से सामने से गुजरा, विलोबी। मार्टिन उछलकर उठा और दरवाजे की ओर भागा। वह बाहर की ओर झुका। हाँ, वही स्टेशन, वही बैंड की धुन, वही भूसे की टोपी वाला आदमी और वही घेरा घुमाता लड़का। एक कंडक्टर पास ही खड़ा था। यह कौन सा स्टेशन है? मार्टिन ने फिर से पूछा। कंडक्टर मुस्कुराया। विलोबी सर, विलोबी। मार्टिन प्लेटफॉर्म पर उतर गया। हवा गर्म थी और सूरज चमक रहा था। एक हल्की सी हवा पेड़ों की पत्तियों को हिला रही थी। बच्चे पास ही खेल रहे थे। एक आदमी मछली पकड़ने की छड़ी लिए टहलता हुआ गुजरा। सब कुछ बहुत शांत था, बहुत सुखद था। तभी एक आवाज़ आई, सब लोग सवार हो जाए। मार्टिन थोड़ी देर झिझका, फिर वापस ट्रेन में चढ़ गया। उस रात घर पर उसने अपनी पत्नी से विलोबी का जिक्र नहीं किया। उसे पता था कि वह क्या कहेगी, कि उसकी मानसिक हालत बिगड़ रही है, कि उसे आराम की ज़रूरत है, कि वह असल दुनिया का सामना करने लायक आदमी ही नहीं है। लेकिन जब वह बिस्तर पर लेटा छत की ओर घूर रहा था तो उसने खुद से धीरे से वह नाम दोहराया, विलोबी। अगले कुछ दिन धुंधले से बीते। ऑफिस में और परेशानियां, घर में और झगड़े। मार्टिन को लग रहा था जैसे यह दुनिया उसे कुचल रही हो। फिर एक शाम ट्रेन में बैठकर उसने आंखें बंद कर ली और इंतज़ार करने लगा। और जब उसने आंखें खोली तब ट्रेन फिर से धीमी हो रही थी और वह बोर्ड फिर दिखाई दिया, विलोबी। मार्टिन खड़ा हो गया। उसने अपना कोट और ब्रीफकेस उठाया और दरवाजे की ओर चल पड़ा। जब ट्रेन रुकी तो वह मुस्कुराया। वह प्लेटफॉर्म पर उतर गया। एक हल्की हवा उसके चेहरे को छू गई। कहीं पास ही एक बैंड धीमी धुन बजा रहा था और ट्रेन उसके बिना आगे निकल गई। अगली सुबह
एक रेलवे कर्मचारी को पटरियों के किनारे एक शव मिला। वह शव मार्टिन स्लोन का था। उसका ब्रीफकेस अब भी उसके हाथ में जकड़ा हुआ था। किसी को नहीं पता कि उसने छलांग क्यों लगाई, किसी को नहीं पता कि उसने क्या देखा और वह क्या ढूंढ रहा था। लेकिन रेल के पटरियों के एक मोड़ पर बहुत दूर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था बिलो बी।